चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं लास्ट क्लास में बता दिया था आपको कि जो कोऑर्डिनेटर का दो ग्रुप मैंने बताया था पहले आपको। एक को कहते हैं प्रोटो कोऑर्डिनेटर और एक का नाम मैंने बताया था आपको वर्टिब्रेटर। कोऑर्डिनेटर देखो दो तरह का होता है, प्रोटो कोऑर्डिनेटर एंड वर्टिब्रेटर। और ये मैंने कहा था कि इसमें फिर दो ग्रुप आते हैं। एक को कहते हैं यूरो कोऑर्डिनेटर और एक को कहते हैं सिफेलो कोऑर्डिनेटर। और मैंने कहा था ये सब फाइलम होते हैं एक्चुअली। एक सब फाइलम, दूसरा सब फाइलम और थर्ड सब फाइलम कहते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेटर मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि प्रोटो कोऑर्डिनेटर प्रिमिटिव, इसका मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं प्रिमिटिव कोऑर्डिनेटर कहा जाता है। इसे प्रिमिटिव कोऑर्डिनेटर कहा जाता है। और ये आपको पता है कि प्रिमिटिव कोऑर्डिनेटर में ये दो आते हैं, यूरो कोऑर्डिनेटर, सिफेलो कोऑर्डिनेटर। और मैंने कहा था इसमें जो बेसिक डिफरेंस है, देखो, एक तो आपके बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रोटो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं इनमें किडनी जैसा कोई टर्म यूज नहीं करते, ये यहाँ पे एब्सेंट होता है। किडनी नहीं होता इसमें। वर्टिब्रेटा में किडनी प्रेजेंट होता है, किडनी इसमें प्रेजेंट होता है। प्रोटोकॉलेट्स में कहते हैं आरबीसी नहीं होता, आरबीसी एब्सेंट होता है। वर्टिब्रेटा में आरबीसी प्रेजेंट होता है, देखो, ठीक है। इसके अलावा देखो, प्रोटोकॉलेट्स में एक और चीज याद रखिएगा, प्रोटोकॉलेट्स में एक चीज और याद रखिएगा, इसमें क्रेनियम एब्सेंट होता है, क्रेनियम यहाँ पे एब्सेंट होता है। वर्टिब्रेटा में क्रेनियम प्रेजेंट होता है। ये तो डिफरेंस है प्रोटोकॉलेटा में और वर्टिब्रेटा में। प्रोटोकॉलेट्स में किडनी नहीं होता, आरबीसी नहीं होता, है ना? और चैम्बरलेस हार्ट कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर चैम्बरलेस हार्ट कहते हैं। देखो, इसमें इसके हार्ट में चैम्बर्ड नहीं होता प्रोटोकॉलेट्स में, और वर्टिब्रेटा में चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसमें चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2, 3 या 4 चैम्बर्ड हार्ट कहते हैं। ये डिफरेंस है प्रोटोकॉलेटा और वर्टिब्रेटा के बीच में। प्रोटोकॉलेट्स में चैम्बरलेस हार्ट कहते हैं। हार्ट इज देयर बट वो चैम्बरलेस होता है। ब्लड में आरबीसी नहीं होता, किडनी वहां पर नहीं होता, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इन वर्टिब्रेट्स किडनी इज देयर फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। वर्टिब्रेट्स में क्रेनियम होता है, इसको क्रेनियाटा कहते हैं। इसमें क्रेनियम नहीं होता, इसको एक क्रेनियाटा कहते हैं प्रोटोकॉलेट्स को। अब प्रोटोकॉलेट्स के देखो दो टाइप हैं, यूरोकॉलेटा और सिफेलोकॉलेटा कहते हैं। और ये तीन सब फाइलम हो गया, देखो, 1, 2 और 3। यूरोकॉलेटा और सिफेलोकॉलेटा को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं बताओ? इसे प्रोटोकॉलेटा कहा जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। अब देखो, अब कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे यूरोकॉलेटा और सिफेलोकॉलेटा को, ये देखिए।
जीरो कोऑर्डिनेट्स में आप जानते हैं, देखिए देखो जीरो कोऑर्डिनेट्स में ये लार्वा का टेल होता है, देखो इसको लार्वा टेल कहते हैं, इसको लार्वा टेल कहा जाता है। और यहीं पर देखो ये इसमें नोटोकॉर्ड भी है ना। और स्टार्ट में देखिए आप इसमें ये नर्व कॉर्ड भी मिलता है यहाँ पर, देखो ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी यहाँ पर होता है। लेकिन एडल्ट में जाने के बाद देखो, एडल्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पर नर्व कॉर्ड गैंग्लियॉन्स के फॉर्म में रह जाता है। और जब टेल ही नहीं है तो नोटोकॉर्ड कहां से रहेगा इसमें, तो नोटोकॉर्ड डिसअपियर कर गया। देखो तो ये देखो ये लार्वा का फॉर्म है, ये एडल्ट कहते हैं इसको। देखिए और इस तरह के चेंज को क्या बोलते हैं बताओ, इस तरह के चेंज को रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं इसको। रिवर्स चेंज है ये, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया भी है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि एडल्ट में नर्व कॉर्ड खत्म हो गया, उसके बदले यहाँ क्या आ गया, देखो इसको गैंग्लियॉन्स कहा जाता है, डॉर्सल गैंग्लियॉन कहते हैं इसको। और टेल तो डिसअपियर हो गया इसका, तो टेल अगर नहीं है तो नोटोकॉर्ड भी नहीं होगा इसके अंदर। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद रखिएगा इसको। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं है, नर्व कॉर्ड भी डिमिनिश कर जाता है, वो छोटा हो जाता है और वो गैंग्लियॉन्स के फॉर्म में रह जाता है, डॉर्सल गैंग्लियॉन्स भी कहते हैं इसको। बट आप जानते हैं कि सिफेलोपॉडेट्स में सब कुछ थ्रू आउट लाइफ मिलता रहेगा इसमें। आप देखिए स्ट्रक्चर इसमें, तो इसमें आपको नर्व कॉर्ड भी मिलेगा, नोटोकॉर्ड भी मिलेगा, गिल स्लिट्स भी होता है, पोस्ट एनल टेल भी होता है। देखो यहाँ पे अगर एनएस है तो इसको पैड कहते हैं, पोस्ट एनल टेल होता है। अगर इसका माउथ बना देगा इसमें देखिए, तो जो कैरेक्टरिस्टिक आप जानते हैं कॉर्डेट्स का होता है वो थॉरोली यहाँ मिलता है। नोटोकॉर्ड, हाँ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, इसे कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कॉर्डेट का नोटोकॉर्ड, वो केवल लार्वा में ही होता है, एडल्ट में नहीं होता। तो एडल्ट ज्यादा सिंपलर हो गया ना, देखो जो इसमें लार्वा है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और एडल्ट सिंपलर हो गया। तो इस तरह के चेंज को क्या बोलते हैं, इसे रेट्रोग्रेसिव चेंज कहा जाता है, उल्टा चेंज है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों, रिवर्स चेंज है ये। पूछा जाएगा कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, क्वेश्चन आज का एग्जाम में पहले भी। पैट इज कॉल्ड पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल। देखो ये इसमें देखो तो इसमें नोटोकॉर्ड भी मिलेगा, इसमें नर्व कॉर्ड भी होता है, इसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी होता है। जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कॉर्डेट का, वो सारे फीचर्स आपको मिलेंगे सिफेलोकॉर्डेट्स में। इसको टिपिकल कॉर्डेटा भी कहा जाता है। सिफेलोकॉर्डेट्स को मोस्ट टिपिकल कॉर्डेटा भी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट टिपिकल कहने का मतलब ऑल द कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, अरे पोस्ट एनल टेल, पैट यहां क्या हो सकता है, पटना थोड़ी हो जाएगा। पोस्ट एनल टेल जो कॉर्डेट का फीचर होता है, एनएस के पीछे पूंछ होता है ना। तो देखो
यूरोपॉडेट्स में आप देखिए यहाँ पर आपको गिल स्लिट्स भी मिलेगा। वो देखो गिल स्लिट तो यहाँ भी होता है, देखिए जो गिल स्लिट है वो यहाँ भी प्रेजेंट है, वो यहाँ भी होता है। तो गिल स्लिट्स तो लार्वा में भी है, एडल्ट में भी होता है, लेकिन एडल्ट में कोई नोटोपॉड नहीं होता। जो नर्व पॉड है वो भी गैंग्लियंस में कन्वर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है यूरोपॉडेटा में और सिफेलोपॉडेटा में, याद रखिएगा। यूरोपॉडेट्स को कहा जाता है कि इसमें कॉडेट का कैरेक्टरिस्टिक अगर है वो केवल लार्वा वाले फेज में है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या बताओ, नोटोपॉड, एंड नोटोपॉड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। बट सिफेलोपॉडेट्स को मोस्ट टिपिकल कॉडेटा कहते हैं, क्यों बताओ? बिकॉज ऑल द कॉडेट कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंट फ्रॉम थ्रू आउट लाइफ। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वो कौन से एनिमल्स का नाम बताओ जिसमें कॉर्डेट की सारी फीचर्स थॉरोली मिलते हैं थ्रू आउट लाइफ, लार्वा से लेके एडल्ट तक, और उसे कहते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है ना यहां तक? तो पोस्ट एनल टेल मिलेगा, नोटोकॉर्ड भी होता है, नर्व कॉर्ड भी होता है, गिल स्लिट्स भी होता है, सारे कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स में। और आपके बुक में जानते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, देखिए देखो यूरोकॉर्डेट्स में एग्जाम्पल दिया हुआ है, सीडिया के। यूरोकॉर्डेट्स को ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है, ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, ट्यूनिकेट्स। एसिडिया है इसमें एग्जाम्पल, साल्पा भी दिया हुआ है, डोलियोलम भी दिया हुआ है, देखो। तो ये सब एग्जाम्पल है किसका बताओ, यूरोकॉर्डेटा में। ठीक है, और सिफेलोकॉर्डेट्स में सिंगल एग्जाम्पल है, आप जानते हैं, एम्फिऑक्सिस इसमें आता है। और एम्फिऑक्सिस को आप जानते हैं, इसको ब्रैंकियोस्टोमा भी कहता है। ब्रैंकियो, इसे ब्रैंकियोस्टोमा भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसको। और एम्फिऑक्सिस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऐसे एनिमल का नाम बताओ जिसमें कॉर्डेट के सारे कैरेक्टरिस्टिक थ्रू आउट लाइफ मिलते हैं। मोस्ट टिपिकल कॉर्डेटा कहते हैं एम्फिऑक्सिस को। आप भी टिपिकल कॉर्डेट नहीं है, क्योंकि आप पे कोई नोटोकॉर्ड नहीं है अभी, आप में वर्टिकल कॉलम बन चुका है वो, आप में ऐसा कोई पोस्ट एनल टेल भी विजिबल नहीं है, होता तो है रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। यस, लैंसलेट भी कहते हैं, इसे लैंसलेट भी कहा जाता है। लेंस लाइक, आगे पीछे देखो इसमें ना दोनों तरफ एक जैसा ही होता है, इसका स्ट्रक्चर भी लेंस की जैसा ही लगता है ना। माउथ एंड का और एनएस एंड एक जैसा टेपर्ड होता है, इसमें एक ही जैसा नजर आता है, इसको लेंसलेट भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बस बाकी और बहुत ज्यादा कहानी याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें डिफरेंस बहुत सारे होते हैं। बेसिक चीज याद रखना है आपको, बहुत डिटेल्स में इसमें जाने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक फंडामेंटल चीज है वो याद रखिए। समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चन लिखो, which of the following which of the following characteristic is
chordata. Marine habitat, must be present in embryonic states. ठीक है, और थर्ड लिखो indirect development. Number 4, cranium ejection. Number 5 लिखिए more than one. Number 6 लिखिए all of these. क्या होगा बच्चों बताओ? क्वेश्चन है कि which of the following characteristic is applicable for all the protochordata? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सारे कॉर्डेट्स के लिए एप्लीकेबल है? ऑल. ओके, कोई और आंसर? मोर देन वन. मोर देन वन में क्या क्या आएगा वैसे? कौन कौन सा ऑप्शन आएगा मोर देन वन में बताओ? ओके, मेरीन वाला सब आएगा. एक क्रेनियम. इसका आंसर देखो, ऑल ऑफ दीज है. देखिए ये सभी मेरीन होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, सभी मेरीन होते हैं, ये जानते हैं आप. नोटोकॉर्ड तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में सब में होगा ना, चाहे वो एम्फियोक्सस की बात करें चाहे एसिडिया की बात करें. यूरोपोरेटा में भी होगा और स्पेरोपोरेटा में भी होगा, ये बात भी सही है. लार्वा इज देयर, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो होता है और किसी में क्रेनियम नहीं होता, इसको एक क्रेनियाटा कहते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? ऑल ऑफ दीज. समझ में आ गया बच्चों? आप जानते हैं वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? इसमें जो मैंने कहा था कि जो नोटोकॉर्ड होता है, इसमें नोटोकॉर्ड मस्ट बी, ये कहते हैं नोटोकॉर्ड टेंडिंग टू modify into vertebral column. Tends to modify कहते हैं into vertebral column. इसी को आप कहते हैं वर्टिब्रेट कहते हैं, है ना? और आपको पता है कि वर्टिब्रेटा एज ए ग्रुप, अगर वर्टिब्रेट्स के कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो इसमें ये कहा जाता है कि देखो वर्टिब्रेट्स में गिल्स और लंग्स दोनों प्रेजेंट होता है इसमें. और मैंने कहा इसमें आरबीसी मिलता है, आरबीसी भी होता है. और ये जो आरबीसी है आप जानते हैं ये न्यूक्लिएटेड भी होता है और इन्यूक्लिएटेड भी होता है. मैमल्स का जो आरबीसी होता है वो कैसा होता है? ई न्यूक्लिएट होता है. तो देखो सारे वर्टिब्रेट्स में ये जनरलाइज्ड फीचर्स हैं. नोटोकॉर्ड टेंडिंग टू मॉडिफाई इनटू वर्टिब्रल कॉलम, गिल्स एंड लंग्स बोथ आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन. मतलब कहीं गिल्स भी है, कहीं पे लंग्स भी है.
किडनी मिलता है यहाँ पे, और आरबीसी होगा, न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है और ई न्यूक्लिएटेड भी होता है। यहाँ आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, मैमल्स के बारे में जानते हैं आप। और मैंने कहा था पहले भी आपको, इसमें चेम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें हम हमेशा चेम्बर्ड हार्ट की बात करते हैं। तो ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, देखो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अभी मैं ये इस पे अभी अभी वो रहने दो, अभी बाद में आएगा वो पेयर्ड अनपेयर्ड वाली बात। लीव दैट, यहाँ कोई एक्सटर्नल अपेंडेज होता भी नहीं है, ऐसा कोई अपेंडेज जैसा स्ट्रक्चर हम यूज नहीं करते प्रोटोकॉन्ड्रिड्स में। वर्टिब्रेट्स की बात मैं बता रहा हूँ पहले आपको, वो बाद में आएगा फिर अनपेयर्ड और पेयर्ड वाली बात, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा का ये अगर कहा जाए कि कुछ जनरलाइज फीचर्स बताइए आप, तो ये नोटोकॉर्ड के बारे में हो गया, गिल्स के बारे में हो गया, किडनी के बारे में हो गया, है ना, आरबीसी के बारे में हो गया, हार्ट के बारे में हो गया। देखिए, और देखा जाए तो ये एक जनरलाइज कैरेक्टरिस्टिक है वर्टिब्रेट्स के लिए। अब आप जानते हो कि इस वर्टिब्रेट्स को फिर हम दो, जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दो टर्म में इसको डिवाइड किया हमने, देखो वर्टिब्रेट्स को, एक कहते हैं एक ग्नैथा और दूसरे का नाम है ग्नैथोस्टोम्स कहते हैं, या ग्नैथोस्टोमाटा कहा जाता है इसको। वर्टिब्रेट एज अ सबफाइलम, वर्टिब्रेट एज अ सबफाइलम, उसे दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है। आपके एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है डिवीजन, ऑल्दो ये डिवीजन वर्ड यूज किया जाता है प्लांट्स वगैरह के लिए, बट आपके बुक में डिवीजन को यूज किया गया है वर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई करने के लिए। और वर्टिब्रेट्स के दो टाइप हैं, एक ग्नैथा एंड ग्नैथोस्टोमाटा। आपको पता है कि एक ग्नैथा का मतलब वो होता है, देखो एक ग्नैथा का मतलब वो होता है जिसमें जॉ एब्सेंट होता है, जॉ इज एब्सेंट। और ग्नैथोस्टोम्स वो होते हैं जिसमें जॉ इज प्रेजेंट कहता है। जॉ, ग्नैथा मतलब जॉ होता है, ग्नैथा मतलब जॉ होता है, जॉ इज देयर एंड जॉ इज एब्सेंट। तो जॉ अगर नहीं है तो एक ग्नैथा है, अगर जॉ अवेलेबल है उसे ग्नैथोस्टोम्स कहा जाता है। और आपको पता है कि एक ग्नैथा में ओनली वन क्लास इज एग्जिस्टिंग, और उस क्लास का नाम बताओ, उसे साइक्लोस्टोम्स कहा जाता है। देखो, डिवीजन एक ग्नैथा में एक ही क्लास एग्जिस्टिंग है, ओनली वन क्लास इज एग्जिस्टिंग एंड दैट इज कॉल्ड साइक्लोस्टोम्स। समझ में आ रहा है? और आपको पता है कि जो ग्नैथोस्टोम्स होता है, जो ग्नैथोस्टोमाटा होता है, ये एक बड़ा ग्रुप है जिससे हम डिवाइड करते हैं दो सुपर क्लास में। सुपर क्लास कहते हैं, एक को कहते हैं फाइसेस, मछलियां, और दूसरा होता है क्या बताओ, टेट्रापोडा कहा जाता है। तो gnathostomes as a bigger group can be further classified into two different superclass. One is called Pisces and one is called Tetrapoda. Pisces में देखो दो नाम आता है, Pisces में दो नाम आता है, one is called Chondrichthyes and one is called Osteichthyes. पाइसेस के ये दो क्लास हैं, एक्चुअली मछली का ये क्लास है, कार्टिलेजिनस बोनी कहते हैं। तो पाइसेस में दो क्लास आते हैं, कॉन्ड्रिकाइटिस, ऑस्टिकाइटिस, कार्टिलेजिनस, और इसको बोनी कहा जाता है, बोनीफिस, है ना। और टेट्रापोडा जानते हैं आप, इसमें चार अलग अलग क्लास आता है, टेट्रापोडा में चार क्लास आता है,
नाम पता आपको, इसमें एम्फीबिया आता है, रेप्टिलिया आता है, एप्स आते हैं और मैमल्स आता है। तो टोटल अगर पूछा जाए आपसे कि ग्नैथोस्टोमाटा में टोटल क्लास कितने होंगे बताओ, टोटल एग्जिस्टिंग क्लास इन ग्नैथोस्टोम्स कितना हो गया बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड हाउ मेनी एग्जिस्टिंग क्लास इज देयर इन ग्नैथोस्टोम्स। यस, द आंसर इज 6। 1 2 3 4 5 6। अब मैं ये पूछूं अगर कि टोटल एग्जिस्टिंग क्लास इन द सब फाइलम वर्टिब्रेटा, आंसर बताओ, तब आंसर 7 हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितने सब फाइलम कितने क्लास हैं वर्टिब्रेटा में, तो आपका आंसर आएगा 7। कितने क्लास हैं ग्नैथोस्टोम्स में, आंसर आएगा 6। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक। अब मैं आपको बारी बारी से सारी क्लास के बारे में बता रहा हूं और मैं स्टार्ट करूंगा वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा एंड दैट इज साइक्लोस्टोम्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कहां से बताओ, साइक्लोस्टोम से। तो लिखिए अब साइक्लोस्टोम्स के बारे में, ये लिख लिया आपने, मिटाओ इसको। ये डिवीजन आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी में भी एक पेज में ये सारा डिवीजन बताया गया है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं यहां से मैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 1 साइक्लोस्टोम्स। देखो ये आप कह सकते हैं जैसे इसमें एक टर्म था, एक नाम आप जानते हैं, एक एक्सटिंक्ट साइक्लोस्टोम्स थे जिसका नाम था ऑस्ट्रिकोडर्मी। ऑस्ट्रिकोडर्मी फर्स्ट इवॉल्व इन ऑर्डोविशियन कहते हैं पीरियड था। सबसे पहला साइक्लोस्टोम जो अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऑस्ट्रिकोडर्मी नाम दिया गया था इसका, ये ऑर्डोविशियन पीरियड में इवॉल्व हुए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि फर्स्ट इवॉल्व वर्टिब्रेटा कौन था। क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पहले पूछा गया है कि पहला वर्टिब्रेटा जो इवॉल्व हुआ था, हाँ जी, पहला वर्टिब्रेटा जो इवॉल्व हुआ था उसे ऑस्ट्रिकोडर्मी कहते हैं। ये ऑर्डोविशियन पीरियड में इवॉल्व हुआ था, अब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब देखो साइक्लोस्टोम्स का जो मतलब होता है, देखिए इसका मतलब होता है सर्कुलर। साइक्लो मतलब सर्कुलर होता है, स्टोम मतलब माउथ कहता है। तो एक्चुअली साइक्लोस्टोम्स में क्या लिखते हैं, सर्कुलर सेक्टोरियल माउथ कहा जाता है। सर्कुलर सेक्टोरियल माउथ होता है। इनमें जॉ तो होते नहीं है, ये ब्लड सकिंग एनिमल्स होता है। साइक्लो मतलब सर्कुलर होता है, स्टोम मतलब माउथ कहता है। इसका मतलब है सर्कुलर सेक्टोरियल माउथ। समझ में आ गया बच्चों? और ध्यान रखिएगा कि इसे जॉलेस कहते हैं, इसे स्केललेस कहते हैं, इसमें जॉ नहीं होते, इसमें स्केल्स नहीं होते, और ये सभी के सभी एक्टो पैरासाइट होते हैं। ब्लड सकिंग एनिमल्स नहीं है, ब्लड सकिंग एनिमल्स होते हैं ये। They are ectoparasite, they are jawless, they are scaleless। और आप जानते हो कि इनमें लिखा जाता है
they have always a kind of unpaired appendages. देखो इसमें कहते हैं नॉस्ट्रिल वगैरह भी अवेलेबल होता है, इसमें फिन्स भी होता है, बट ये फिन सिंगल होता है, डबल पेयर्ड में नहीं होता है। अनपेयर्ड अपेंडेजेस लिखा जाता है, कोई भी चीज पेयर्स में नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। जैसे कोई फिन्स होता है तो एक तरह का फिन एक ही होता है। तो अनपेयर्ड अपेंडेजेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइक्लोस्टोम्स। और आप जानते हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो नोटोपॉड होता है, इसका नोटोपॉड और जो इसका स्कल होता है, मेड अप ऑफ कार्टिलेज, मेड अप ऑफ कार्टिलेज कहता है, ये कार्टिलेज का बना होता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि नोटोपॉड एंड स्कल इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। है ना? और आप जानते हैं कि दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। गिल्स के साथ ब्रीथ करते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये तो इसका एक जनरल फीचर हो गया साइक्लोसोम्स में, ये इसके जनरल फीचर्स हैं। अब देखो आपके एनसीईआरटी में जो लिखा गया है, इसके एक्चुअली दो अलग अलग एग्जांपल्स हैं, बट आपकी बुक में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो एक ही के बारे में दिया गया है। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, ये पहले आप लिख लीजिए इसको, जनरल फीचर्स। सक्टोरियल मतलब होता है ब्लड सकिंग, सक करना। सक्टोरियल मतलब सक करना होता है, ये लार्ज मछलियों के बॉडी चिपक जाते हैं, उसका खून सक करते हैं, इनके पास जॉ तो होता नहीं है, तो एक्टोपैरासाइट है एक्चुअली, ब्लड सकिंग एनिमल्स होते हैं। ऑर्डोविशियन पीरियड कहते हैं, ऑर्डोविशियन पीरियड है, इसमें ये इवॉल्व हुआ था। पहला वर्टिब्रेट यही था, ऑस्ट्रेलोडर्मी, जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये साइक्लोस्टोम्स वाले वर्टिब्रेट्स थे। ठीक है बच्चों, चलिए इसको मिटाता हूं यहां से। जॉलेस, हाँ जॉलेस है, जॉ तो नहीं होता ना, तभी तो इसको एक नेथा कहते हैं। अरे एक नेथा का मतलब क्या होता है, विदाउट जॉ। जॉलेस होता है, स्केललेस होता है, स्केल्स भी नहीं होता यहाँ पर। स्केललेस लिखा हुआ है, जॉलेस और स्केललेस, दे डोंट हैव स्केल्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां देखो, अब यहां देखो, अब ये जो अगर मैं बात करूं साइक्लोस्टोम्स का, तो इसमें दो एग्जांपल आपके बुक में, एग्जांपल तो एक्सपेंशन एक के बारे में दिया गया है। देखो एक नाम आता है लैम्प्रे का, और एक नाम आता है हेक्टिस का। देखिए लैम्प्रे को आप जानते हैं, इसको पेट्रोमाइजन कहा जाता है, और हेक्टिस को मिक्सिन कहते हैं। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल है, लैम्प्रे एंड हेक्टिस, पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन। और याद रखिएगा
अगर आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लैम्प्रे के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर देखो, टेन पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व कहते हैं। यहाँ पर 8 भी होता है, 10 भी होता है। क्रेनियल नर्व 10 पेयर्स कहा जाता है लैम्प्रे में। यहाँ पर 8 भी होता है, 10 भी होता है प्रैक्टिस में। इसके वजह से लैम्प्रे जो होता है, देखो इसमें एक चीज है, लैम्प्रे जो होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होता है। इसको आप जानते हैं, इसको डायसियस कहा जाता है। जबकि एक्टिस हर्माफ्रोडाइट होता है। ये हर्माफ्रोडाइट कहता है इसको। ये मोनेशियस होते हैं एक्टिस। और आप जानते हो कि लैम्प्रे में लिखा जाता है पीरियोडिक माइग्रेशन कहा जाता है। in between sea water and fresh water। यहाँ ये नहीं होता। देखिए, एक माइग्रेशन होता है, आपके एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, ये बताता हूँ कैसे होता है। क्योंकि ये कंप्लीटली मेरीन होता है, ये ऑलवेज मेरीन होता है, इसमें कोई माइग्रेशन नहीं होता, तो ये ऑलवेज मेरीन कहा जाता है। ये माइग्रेट नहीं करते। इसमें लिखा जाता है, इसमें क्या लिखते हैं, इन डायरेक्ट डेवलपमेंट। और यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा यहाँ नहीं मिलता। ठीक है। और आप जानते हैं कि माइग्रेशन आपके बुक में बताया गया है, हाउ दे माइग्रेट। तो पता है आपको कि जो मेल और फीमेल एडल्ट होता है, देखो जो एडल्ट होता है इसका, ये आते हैं फ्रेश वाटर में। एडल्ट मेल एंड फीमेल दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। देखो ये माइग्रेशन करता है फ्रेश वाटर में, माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। यहीं पर ये स्पॉनिंग करते हैं, स्पॉनिंग होता है, अपने गैमेट रिलीज करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन होता है, लार्वा बनता है। देखो यहाँ पर ये सारा काम कहाँ बताओ, फ्रेश वाटर में होता है। एक एडल्ट मेल फीमेल माइग्रेट करके आते हैं कहाँ बताओ, फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग करते हैं, अपने एग को रिलीज करती है फीमेल्स, मेल अपना स्पर्म रिलीज करता है, फर्टिलाइजेशन होता है वहीं पर फ्रेश वाटर में, लार्वा बनता है वहां पर। और आप जानते हैं कि लार्वा आफ्टर सेवरल टाइम्स, मतलब आफ्टर मेनी टाइम्स, आप कह सकते हैं कि बहुत समय के बाद ये लार्वा जो होता है, देखो ये अगेन माइग्रेट्स टू कहाँ बताओ, सी वाटर। तो लार्वा माइग्रेट करता है कहाँ बताओ, वापस सी वाटर में। और आपको ये भी पता है कि अपने उसमें लिखा भी हुआ है कि एडल्ट्स डाई आफ्टर स्पॉनिंग। ये भी लिखा हुआ है इसमें कि एडल्ट्स डाई आफ्टर स्पॉनिंग। जो इसके एडल्ट्स होते हैं वो मर जाते हैं
एक बार उनका काम नहीं, ऐसा नहीं है, पहले लार्वा ही चल जाता है, लार्वा एडल्ट नहीं बनता, लार्वा ही माइग्रेट करता है, बहुत लंबे समय तक लार्वा फ्रेश वाटर में रहता है, एंड देन दिस लार्वे कम्स टू सी वाटर, और वहीं जाकर वो उसका मेटामॉर्फोसिस भी होगा। आपको पता है कि लार्वा से एडल्ट बनता है, इस इवेंट को क्या बोलते हैं बताओ? इसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। जी हाँ, नहीं मेटा, देखो लार्वा जब पहुंच जाएगा सी वाटर में, वहां पर जाकर वो चेंज हो रहा है। लार्वा जब तक वो फ्रेश वाटर में है, लार्वल स्टेज में ही रहता है वो, और लंबे समय तक लार्वे का एग्जिस्टेंस है। लार्वा तुरंत मेटामॉर्फोज नहीं होता, बहुत समय तक लार्वा जो होता है फ्रेश वाटर में एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद ही लार्वा पहुंचता है कहाँ बताओ? सी वाटर में, और वहां जाकर वो चेंज होगा एडल्ट में। तो ये कहा जाता है कि जो साइक्लोस्टोम्स के ये जो पेट्रोमाइजन वगैरह होता है, इनकी लाइफ की बिगिनिंग फ्रेश वाटर में है, और लाइफ का एंड भी फ्रेश वाटर में ही होता है। नहीं, ऐसा एक्चुअली ऐसा नहीं होता। देखो लार्वा का जो स्टेज है, वो जब फ्रेश वाटर से निकलेगा, लार्वा जब फ्रेश वाटर से निकलेगा, वंस दे कम्स इन फ्रेश सी वाटर, तो कंडीशंस के हिसाब से वहां वो चेंज करता है, और इट में भी कह सकते हैं ड्यूरिंग माइग्रेशन दे मेटामॉर्फोस। जो सी वाटर के और फ्रेश वाटर के बीच जो ब्रैकिश वाटर आता है ना, एग्जैक्टली वो फ्रेश वाटर में चेंज नहीं आता, ड्यूरिंग माइग्रेशन इट कैन मेटामॉर्फोसिस। समझ में आ गया? तो ये चेंज है, और एडल्ट की लाइफ केवल स्पॉनिंग तक ही है। स्पॉनिंग हो गया, एडल्ट का डेथ हो जाता है, और यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हैगफिश में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हैगफिश में लार्वा ही नहीं होता। हैगफिश में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और ये ऑलवेज मेरीन वाटर में रहते हैं। हैगफिश को स्लाइम एल भी कहा जाता है। मेटामॉर्फोसिस इज द चेंज ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट। ठीक है बच्चों? ये आपका है अबाउट द कहानी ऑफ साइक्लोस्टोम्स। जॉलेस, स्केललेस, एग्जाम्पल दो ही है। स्लाइम ई कहते हैं, डबल ई एल, ये हैगफिश का दूसरा नाम होता है। हैगफिश को ही स्लाइम एल भी कहते हैं। ठीक है? गिल स्लिट्स आर देयर, यस, ये दोनों में होता है। गिल स्लिट्स का नंबर देखो, दिए आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। गिल स्लिट्स आर देयर इन बोथ। वो तो कैरेक्टरिस्टिक है कॉर्डेट्स का, तो होगा ही। मेटामॉर्फोसिस लार्वा का स्टेज नहीं है, अरे मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है। हाँ, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है जो, जिसकी वजह से लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है। A process by which larva is converted into adult is called metamorphosis। ठीक है? मेटामॉर्फोसिस एक चेंज है जिसमें लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं इसको, है ना? क्या बोलते हैं इसको? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ लार्वा नहीं होता, इसे डायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। मिक्सिंग, ये है ना, हैगफिश का साइंटिफिक नेम है। हैगफिश का साइंटिफिक नेम मिक्सिंग होता है। जैसे लैम्प्रे को पेट्रोमाइजोन कहते हैं ना, वैसे ही हैगफिश को मिक्सिन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? और ये नंबर ले लो, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 62
15 पेयर्स। तो ये था आपका इंफॉर्मेशन। अभी क्वेश्चन लिखिए, इसको मिटाओ, इसको अब ये लिख लिया सबने, इसको मिटा दो यहां से आप। चलिए ठीक, ये क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग character is not applicable for cyclostomes? ऑप्शन लिखिए। Poikilothermic animal, number 2 closed type blood vascular system, cartilaginous vertebral column, internal fertilization, and number 5 more than one। बताओ क्या होगा आंसर इसका? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, हाँ जी, तो यार आंसर आएगा इसका मोर देन वन। अच्छा ये बताओ, तुम लोग मोर देन वन देखते ही क्यों तुम लोग कंफ्यूज होने लगते हो? मोर देन वन होने का मतलब क्या? बच्चों के दिमाग में थोड़ा रहता है ये कि मोर देन वन ऑप्शन है तो ज्यादा सही होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मोर देन वन सही है, मोर देन ऑल इज करेक्ट है। बहुत बच्चे से कंफ्यूज करते हैं वैसे। देखो, ये तो पता है कि क्वाड्रेंट थंब तो है ही है, ये सभी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड कहते हैं इसको। ये तो बात सही है ना? कोल्ड, अब देखो क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, यस दे आर। सभी वर्टिब्रेट्स में क्लोज टाइप की बात करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का। और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कार्टिलेजियस वर्टिब्रल कॉलम इसके पास होता है। हाँ, यहाँ पर ये नहीं होता, आंसर इसका एक वैसे सही है। दे डू, क्या बताओ? दे डू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। साइक्लोस्टोम्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये कहानी था रिगार्डिंग साइक्लोस्टोम्स। मिटाओ इसको, लिख लिया सबने क्वेश्चन में? चलिए आते हैं अब स्पाइसेस पे आते हैं। सुपर क्लास है ये स्पाइसेस। जब तो अगर पूछा जाए कि स्पाइसेस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, मछली को आप कैसे जानते हैं? अगर पूछा जाए कि एक मछली का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या होता है, बताओ? फिन्स होते हैं। हाँ जी, देखो, ये स्पाइसेस नो डाउट ये एक एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है इसको, इसमें आप जानते हैं
स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है स्विमिंग के लिए, है ना। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स देखा जाए तो इसमें डर्मल स्केल्स की बात करता है आज प्रेजेंट। और अगर हम बात करें डर्मल स्केल्स का, तो देखो स्केल्स और भी कई जगह मिलता है, बट वो एपिडर्मिस वाले पार्ट से आता है। डर्मल स्केल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पाइसेस। ये स्विमिंग करते हैं, पता है आपको, ये पानी में तैरते हैं, इनके पास फिन्स होता है, यस, विद फिन रेज कहते हैं एक्चुअली। और स्केल्स अगर मिलेगा तो डर्मल स्केल्स की अगर बात करें तो डर्मल स्केल्स केवल और केवल पाइसेस में ही अवेलेबल होता है। आपके बुक में लिखा हुआ कि पाइसेस भी एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। गिल ब्रिथेड एनिमल कहते हैं इसको। और अगर आप देखें एक टिपिकल मछली का, मैं आपको बताऊं डायग्राम, जैसे अगर रोहू वगैरह का आपको स्ट्रक्चर याद है तो इसमें देखो एक्चुअली देखिए कुछ स्पेशल फीचर्स हैं इसके अंदर। देखिए जैसे अगर मैं बात करूं फिन्स का, तो फिन जो होता है देखो इसका विद फिन रेस कहते हैं, थोड़ा पॉइंटेड होता है, वो फिन रेस कहा जाता है उसको। वो थोड़े साइक्लोस्टोम्स वगैरह के फिन्स सॉफ्ट होते हैं, वो कांटे की तरह नहीं होता, पर इसके फिन्स में फिन रेज होते हैं जो थोड़ा पॉइंटेड होता है, तो कई बार वो आपके हाथ में चुभ भी जाता है ना। फिन विद फिन रेज कहते हैं। और ये फिन जो होता है देखो, ये यहाँ फिन पेयर्ड भी होता है और अनपेयर्ड भी होता है, बोथ काइंड्स। और जैसे देखो यहाँ पर क्या क्या है, देखें देखो, जैसे एक नाम लिखा हमने पेक्टोरल फिन, एक लिखा हमने पेल्विक फिन। ये देखो इसको वेंट्रल और एनल फिन कहते हैं, देखो ये नीचे होता है। और ऊपर देखो ये इसको डॉर्सल फिन कहा जाता है। और पीछे की तरफ देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, ये इसका कॉर्डल फिन कहते हैं। तो देखो पेयर्ड में पेल्विक आता है और पेक्टोरल आता है, ये पेयर्स में होता है, ये बैलेंस के लिए होता है एक्चुअली। ये जो पेल्विक और पेक्टोरल फिन होता है ये बैलेंस के लिए होता है, पेयर्ड फिन्स कहते हैं इसको, ये बैलेंस में हेल्प करता है। सिंगल फिन देखो जो अनपेयर्ड होता है वो कॉर्डल फिन भी होता है, वेंट्रल फिन भी होता है और डॉर्सल फिन भी होता है, ये अनपेयर्ड होते हैं, सिंगल सिंगल होते हैं। जैसे देखा जाए तो ये जो वेंट्रल और डॉर्सल फिन होता है ये डायरेक्शन के लिए होता है, डायरेक्शन के लिए कि किधर जाना है उसको। तो वेंट्रल और डॉर्सल सिंगल होता है, ये डायरेक्शन देता है मछली को। और कॉर्डल फिन एक थ्रस्ट जिसे कहते हैं ना, जो एक फोर्स जनरेट करता है मूवमेंट के लिए। तो मूवमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो तो कॉर्डल से हो रहा होगा, तो डायरेक्शन कहां से मिलेगा, वेंट्रल डॉर्सल से। और बैलेंस कहां से बनेगा, पेल्विक और पेक्टोरल जो पेयर्ड होता है। तो एक्चुअल जो फोर्स जनरेट करता है देखो, फोर्स जनरेट करना मूवमेंट के लिए
ये कॉर्डल फिन से होता है। बैलेंस वेंट्रल डॉर्सल से होता है, जो अनपेयर्ड होता है, कॉर्डल भी अनपेयर्ड होता है। और जो इसका बॉडी बैलेंस है वो पेल्विक और कहाँ से होता है बताओ, वो पेक्टोरल से होता है ना। और आपको पता है कि मछली का एक यूनिक फीचर है, देखिए इसके बॉडी में एक यूनिक स्ट्रक्चर है, देखो इस तरह का, इसे कहते हैं लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन कहा जाता है इसको। लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन, लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन कहा जाता है। ये मछली का एक यूनिक फीचर है। ये बहुत ज्यादा, ये टेम्परेचर से भी सेंसिटिव होता है। ये मतलब वाटर के करंट को भी पता कर लेता है। डिटेक्शन ऑफ वाटर करंट भी होता है, डिटेक्शन ऑफ टेम्परेचर में भी यूज होता है। लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन, लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन, डिटेक्शन ऑफ वाटर करंट, बॉडी टेम्परेचर, सॉरी एक्सटर्नल टेम्परेचर जो होता है उससे भी रीड करता है। लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन का मेन कॉन्सेप्ट जो कहते हैं डिटेक्शन ऑफ वाटर करंट, कि वाटर करंट का जो डायरेक्शन है वो किस तरह से है, उसे कैसे मूव करना है, इसकी जानकारी इसे मिल जाती है। कहां से बताओ, लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन से, जो मछली का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी बच्चों, क्लियर है यहाँ तक ना? चलिए ठीक है। और देखो मैंने कहा ये स्पिंडल शेप्ड बॉडी होता है इसका, ट्रायंगुलर से मतलब स्पिंडल शेप्ड होता है पानी के करंट को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि मछली है तो वो पानी में रहती है, पता, तैरना तैरना उसका एक प्रोसेस है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन थ्रू स्विमिंग कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर, फिर देखिए all have two chambered heart, सब में टू चैम्बर्ड हार्ट है। और आप जानते हैं इसके हार्ट में देखो ऐसे, देखो देखिए ये मछली का हार्ट का स्ट्रक्चर है ना? इसमें आप जानते हो, इसमें ये इसका एक एट्रिया है, ऑरिकल, सॉरी ऊपर वेंट्रिकल होता है, ये सिंगल इसका वेंट्रिकल है, क्योंकि ये इसका एक ऑरिकल होता है, एट्रिया कहते हैं, सिंगल एट्रिया होता है, सिंगल वेंट्रिकल भी होता है इसमें। और नीचे देखिए चैम्बर है, ये इसका साइनस विनोसस कहते हैं। ठीक है, और यहां देखो ये इसका गिल्स है, ये इसका बॉडी टिश्यूज होता है। और अब देखो इसमें ये थी, और देखो एक और ऊपर की तरफ चैम्बर देख रहे हैं आप, इस चैम्बर्स को कोनस
आर्टेरियोसस कहा जाता है। हेल्पिंग चेंबर होते हैं, चेंबर तो दो ही होता है, मेन चेंबर दो ही होता है, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल कहता है, ये इसका मेन चेंबर है। दो हेल्पिंग चेंबर है जो जस्ट ब्लड को रिसीव करता है, बट कॉन्ट्रैक्शन वाला एक्टिविटी वेंट्रिकल और एट्रिया में ही होता है। एक्सटरी चेंबर भी कहते हैं, हेल्पिंग चेंबर कहा जाता है। और आपको पता है कि जो ब्लड वेंट्रिकल से पंप होगा वो ब्लड पहले से गिल्स में आता है और गिल्स के बाद वो उसके बॉडी पार्ट्स में आता है और ये फिर इस चैम्बर में आता है और यहां से फिर कहा जाता है इसकी एट्रिया में। देखो इसका पाथवे है। और आपको पता है कि ऐसे हार्ट को वेनस हार्ट भी कहते हैं, ऐसे हार्ट को वेनस हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके हार्ट में कभी भी प्योर ब्लड नहीं मिलेगा आपको। पाइसेस के हार्ट में हमेशा क्या मिलता है बताओ? पाइसेस हार्ट ऑलवेज कंटेन्स इम्प्योर ब्लड। देखो, क्योंकि अगर आप देखें तो जो इसका प्योर ब्लड है, ऑक्सीडेटेड ब्लड कहां से कहां सप्लाई होगा बताओ? गिल से बॉडी की तरफ, बस हर जगह। तो इसमें कैसा ब्लड फ्लो हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो, तो यहाँ जो ब्लड अवेलेबल है वो कैसा होता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ भी वही होता है, डीओबी कहते हैं इसको, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये देखो, ओबी केवल यहाँ मिलेगा आपको। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किसके बीच में मिलेगा बताओ? गिल्स और बॉडी टिश्यूज के बीच में मिलेगा। बाकी हर जगह देखो, यहाँ भी जो ब्लड निकल के आ रहा है वो कैसा बताओ? वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो पाइसेस हार्ट always contains क्या बताइए? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस, और इसीलिए ऐसे हार्ट को वेनस हार्ट भी कहते हैं, टू चैम्बर्ड वेनस हार्ट। और ऐसे सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं बताओ? इस तरह की सर्कुलेशन को सिंगल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। ऐसे सर्कुलेशन को सिंगल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका ये हार्ट का पूरा वो स्ट्रक्चर है। और याद रखिएगा इसमें लिखते हैं प्रेजेंस ऑफ रीनल पोर्टल सिस्टम। एक यूनिक चीज है, देखो यहाँ पर ये एंटीरियर में भी होता है, तो बताऊंगा इसके बारे में। रीनल पोर्टल सिस्टम कहा जाता है एक ऐसा ब्लड सर्कुलेशन जो किडनी को उसके पोस्टीरियर पार्ट से कनेक्ट करता है। रीनल पोर्टल सिस्टम का मतलब समझ में आ रहा है आपको? A kind of blood circulation in between lower body parts and kidney. इसलिए renal portal system, a kind of circulation in between posterior body parts and the kidneys. एक तरह का ये सर्कुलेशन है जो पोस्टीरियर बॉडी पार्ट्स और किडनी के बीच में होता है। समझ में आ गया बच्चों? क्या बोलते हैं इसको? रीनल पोर्टल सिस्टम, a kind of circulation in between posterior body parts and the kidney. ठीक है, चलिए उसके बाद देखो यहाँ पर all have 10 pairs of cranial nerve। सभी मछली में मिलेगा आपको 10 pairs of cranial nerve। इसके बाद याद रखिएगा
All are dioecious and always in direct, sorry, larva नहीं मिलता यहाँ पर, पहले क्या, always direct डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका एक, देखो ये जो मैंने बताया आपको, ये फाइसिस का, हाँ अभी बस छोड़ रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। ये फाइसिस का एक जनरल फीचर है जो सभी मछली में मिलता है। अब जो मछली का डिफरेंसेस है, कार्टिलेजिनस और बोनी में क्या डिफरेंस आता है, अब ये बताऊंगा मैं आपको कल, ठीक है, कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बोनी, ये डिफरेंस मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, मिलते हैं कल फिर।